हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 1 से 2 के सेकंड ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 7th यूनिट है जिसका नाम है सूरदास का काव्य। इस वीडियो में हम सूरदास की भाषा और काव्य सौंदर्य इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाव सौंदर्य। तो सबसे पहले भाव सौंदर्य देख लेते हैं। सूरदास का काव्य ही उनका भगवत भजन है। उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण की बाल लीलाओं तथा प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। सूर के काव्य में शांत रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस दिखाई देते हैं। सूरदास की जो रचनाएं हैं उसमें कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर प्रेम लीलाओं तक का वर्णन है, तो इसलिए उनके काव्य को भगवत भजन कहा जाता है। उनके काव्य में शांत रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस दिखाई देता है, मतलब इसलिए उनको वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। और उनमें श्रृंगार रस मतलब राधा कृष्ण का प्रेम और गोपियों का प्रेम, ये सब दिखाई देता है उसमें, उनके काव्य में। अब है सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था इसका भाव सौंदर्य। अब देखते हैं कला पक्ष। तो कला पक्ष की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में देखेंगे। मैंने इस तरीके से माइंड मैप बनाया था, फिर एक एक के बारे में लिख रखा है थोड़ा थोड़ा। तो पहले हम ऐसे देख लेते हैं, फिर एक एक के बारे में देखेंगे थोड़ा थोड़ा। तो कला पक्ष के अंदर उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता है ब्रज भाषा। तो उनका जो काव्य है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। फिर दूसरी विशेषता है बिंब विधान। तीसरी है लयात्मकता। उनके काव्य में लय है, यानी कि वो गीत गा गा कर अपनी रचनाएं करते थे, तो इसलिए लयात्मकता है उनके काव्य में। उनकी शैली के बारे में भी आगे देखेंगे। फिर शब्द चयन और शब्द शक्तियाँ। शब्द चयन उनका बहुत अच्छे तरीके से किया है उन्होंने, और शब्द पर उनका पूरा अधिकार था। और शब्द शक्तियाँ, उसका भी इन्होंने बहुत अच्छे से शब्द की शक्तियों पर ध्यान दिया है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इनके काव्य में मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। और लास्ट है अभिव्यंजना शिल्प, रस, प्राकृतिक अलंकार, प्रकृति। मतलब अभिव्यंजना रस में ये आते हैं रस, अलंकार, प्रकृति। तो इसके बारे में देखेंगे हम एक एक करके। अब सबसे पहले देख लेते हैं ब्रज भाषा। तो पहली विशेषता है ब्रज भाषा। कला पक्ष की पहली विशेषता है सूरदास की ब्रज भाषा में अन्य प्रदेशों के प्रचलित शब्दों के साथ अपभ्रंश भाषा के शब्द भी मिलते हैं। अब ये जो इनकी भाषा है सूरदास की ब्रज भाषा, इसमें जो अलग अलग देश थे, प्रदेश थे, उनकी भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपभ्रंश भाषा जो है उसके शब्द भी इनकी ब्रज भाषा में देखने को मिलते हैं। इन्होंने अपने भावों को ब्रज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया। इनकी भाषा सरल, सरस एवं प्रभावशाली है, जिससे भाषा में माधुर्य सर्वत्र दिखाई देता है। इनकी भाषा इतनी सरल है और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, जिससे कि इनकी भाषा से हर कोई प्रभावित हो जाता है और माधुर्य गुण दिखाई देता है, माधुर्य सर्वत्र। अब आती है दूसरी विशेषता, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ब्रज भाषा में अंचल के ठेठ रूढ़ रूप को मुहावरे और कहावतों का रूप धारण करके गंभीर अर्थ प्रस्तुत करते हैं। अब ये जो सूरदास है ब्रज भाषा के अंचल ठेठ रूप को, इसमें ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ यानी कि कहावतें शामिल कर देते हैं, उनके रूप को धारण कर देते हैं, जिससे गंभीर अर्थ निकलता है। तो ये उस गंभीर अर्थ को प्रस्तुत करते हैं अपने काव्य के माध्यम से। अब इसकी थर्ड विशेषता है भाषा की चित्रात्मकता, यानी कि बिंब विधान। तो बिंब विधान के बारे में देख लेते हैं। बिंब विधान का सुंदर चित्रण सूरदास के काव्य में दिखाई देता है। इन्होंने बिंब विधान का बहुत ही अच्छा, मतलब कि सुंदर चित्रण किया था, तो ये इनके काव्य में ही दिखाई देता है। फोर्थ विशेषता है शब्द चयन। इसमें सूरदास ने लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए ब्रज भाषा को गरिमा प्रदान की है। अब शब्द चयन का मतलब जो लोक भाषा के जो शब्द थे, इन्होंने उनको भी चुना, यानी कि अलग अलग प्रदेशों के, जो मैंने अभी बताया, अलग अलग प्रदेशों के शब्दों को चुना और उसको ब्रज भाषा में इन्होंने शामिल किया और ब्रज भाषा को एक गरिमा प्रदान की। तो इसलिए इनके शब्द चयन बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने चुनकर और ब्रज भाषा को गरिमा प्रदान की थी। अब फिफ्थ पार्ट है शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियों का प्रयोग भी सूरदास ने किया, मतलब शब्द शक्तियों का प्रयोग किया। अभिव्यंजना और बहुत सारी शब्द शक्तियाँ होती हैं, उनका इन्होंने प्रयोग किया था सूरदास ने, और बहुत अच्छे तरीके से किया था। मुख्य अर्थ बोधित होकर लक्ष्यार्थ को दिखाई देता है, मतलब इनका जो मुख्य अर्थ है वो बोधित हो जाता है और लक्ष्य, उनका जो लक्ष्य है वो दिखाई देता है।
वो दिखाई देता है इनके काव्य में। इन्होंने इस प्रकार की शब्द शक्तियों का प्रयोग किया था। अब इसकी 6th विशेषता है लयात्मकता। सूरदास के ज्यादातर पद गए हैं। राग रागनियों से भरपूर ये पद अपनी संक्षिप्तता, भावावेग के कारण खुद ही हृदय में उतर जाते हैं। अब ज्यादातर पद गए हैं, क्यों गए हैं? क्योंकि वो अपने पदों को गाकर ही उनकी रचना करते थे, तो इसलिए इनके पद गए हैं और राग रागनियों पर आधारित थे। उनको संगीत पर पूरा अधिकार था सूरदास को, तो इसलिए उनके पदों में राग रागनियां भरपूर देखने को मिलती हैं और इन्हीं की वजह से इनके उसमें काव्य में संक्षिप्तता और भावावेग दिखाई देता है। और इसीलिए इनके पद जो है वो किसी भी अगर कोई पढ़ता है या फिर सुनता है तो उसके दिल में उतर जाते हैं, दिल की गहराइयों में। कहते हैं ना कि दिल की गहराइयों को छू गए, ये हमने पढ़ा था, तो ऐसे इनके पद हैं, वो दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। ये है। अब इस 7th विशेषता है अभिव्यंजना शिल्प। तो अभिव्यंजना शिल्प 3 भागों में विभाजित है। पहला है रस अलंकार और तीसरा है प्राकृतिक चित्रण। तो पहले देख लेते हैं, हम पहले 2 देख लेते हैं। सूरदास के पदों में विभिन्न रसों की सुंदर झांकियां मिलती हैं। श्रृंगार, वात्सल्य, हास्य, करुण, वीर, शांत, रौद्र आदि ये सारे रस इनके काव्य में देखने को मिलते हैं और सुंदर झांकियां देखने को मिलती हैं इन कवों की। इन्होंने मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर ढंग से इन्होंने इन सारे रसों का प्रयोग किया, जैसे कि श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस, रौद्र रस, इन सारे रसों का इन्होंने प्रयोग किया। अब अभिव्यंजना शिल्प में ही दूसरा आता है अलंकार। तो अलंकार के बारे में देख लेते हैं। इनके साहित्य में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार का सौंदर्य देखने को मिलता है। मतलब इन्होंने शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का प्रयोग किया, दोनों का सुंदर तरीके से प्रयोग किया उन्होंने श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अर्थांतर्यास, अन्योक्ति आदि का प्रयोग किया। उनके पदों में अलंकार खुद ही आते चले गए हैं, उनके लिए कोई प्रयास दिखाई नहीं देता। मतलब इन्होंने ये सारे अलंकारों का प्रयोग किया जो मैंने अभी नाम लिया, और ये बताया गया है कि जो सूरदास हैं इनके पदों में अलंकार खुद ही आ गए हैं, क्योंकि जब वो गीत गाते थे तो गीत जब हम गाते हैं तो उसमें अलंकारों की खुद ही अभिव्यक्ति हो जाती है। ये बताया गया है कि ऐसा नहीं लगता कि उनके अलंकारों में, कि उन्होंने उनके काव्य में कि उन्होंने अलंकारों को लाने के लिए कोई प्रयास किया है, बल्कि उनके काव्य में अलंकार खुद ही आ गए हैं, ये बताया गया है इसमें। अब 3rd देख लेते हैं इसका प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण है इसका। सूरदास का काव्य ब्रज प्रदेश की प्रकृति का रमणीय मतलब सुंदर स्थल है। तो इन्होंने इसका बहुत अच्छे तरीके से प्रकृति का चित्रण किया है। इसमें सदा बसंत रहत जहाँ बास, सदा हर्ष जहाँ नहीं उदास। मतलब इन्होंने ब्रज प्रदेश का जो प्रकृति है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया है अपने काव्य में। ब्रज प्रदेश की प्रकृति को इन्होंने दिखाया है अपने काव्य में। अब 8 विशेषता है इसकी शैली। तो सूरदास ने किस शैली को अपनाया उसके बारे में। सूरदास की शैली गीति शैली है। अब जब वो गीत गाकर अपने काव्य की रचना करते थे तो उनकी शैली गीति शैली होगी। उन्हें संगीत बहुत पसंद था, इसलिए उनके पद विभिन्न राग रागनियों से बंधे हुए हैं। वे महान गायक थे और गाते गाते पदों की रचना करते थे। उनके पदों में संगीतात्मकता है, जो मैंने अभी बहुत बार बता दिया, सारी वीडियोस में बताया कि बहुत अच्छे संगीतकार थे। इन्हें राग रागनियों पर संगीत पर पूरा अधिकार था और राग रागनियों से इनके पद बंधे हुए थे। मतलब राग रागनियों से संबंधित थे इनके पद, और गाते गाते पदों की रचना करते थे। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।